हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी इन्वेस्टिंग। मैं रजत सिंह। आप सब शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे। शायद बहुत से लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे पैसे भी बनाए होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गंवाए भी होंगे। आप शेयर मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सर के बारे में जानते होंगे, जिन्हें इंडिया में बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है, और वो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। और ये भी जानते होंगे कि उनकी तुलना अक्सर वॉरेन बफेट से भी की जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में सक्सेसफुल इन्वेस्टर के रूप में अपनी जगह बनाई है। और राकेश झुनझुनवाला सर का बहुत बड़ा नाम है शेयर मार्केट में, और वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। वो शेयर मार्केट में प्रेडिक्शन एंड अप्रोच के लिए भी जाने जाते थे। स्टार्टिंग में न्यू इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, बट उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनका इतना बड़ा नाम है कि वो शेयर मार्केट में जिस शेयर में हाथ रखते थे वो शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। और वो हमेशा कहते थे कि लाइफ एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इसलिए रिस्क लेने से कभी ना डरें। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मौसम, वित्त, महिलाओं एंड शेयर मार्केट की कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ये था श्री राकेश झुनझुनवाला के ऊपर इन्फॉर्मेशन। बट इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, ना कोई करना चाहता है, और तो कोई बताता भी नहीं है। अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल भी ली तो आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप सवाल पूछ लिए तो आपको नेगेटिव करार कर दिया जाएगा, या फिर चुप करा दिया जाएगा, या दबा दिया जाता है, ये बोल के कि आपको क्या लेना है, आपको इससे क्या मतलब है। इन सब से आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये सब जानने का हक है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है जो आपको पता है और आपको जो बताया गया है, आप उन पर बिलीव कर लेते हैं, और फिर आप कितने भी बड़े लॉस में क्यों ना हो, आप कुछ पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि आप उसी बात पर भरोसा कर लेते हैं। चाहे आपको उस चीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, फिर भी उसकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे सवाल है जिन्हें हमने अभी तक सच मान लिया है, या फिर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो अधूरी है, जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं है, और कुछ ऐसे डार्क साइड के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमने अभी तक सच माने हुए हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कुछ पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। और इस वीडियो में कुछ ऐसे साइड है, अगर उनका जवाब आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत बार ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि श्री राकेश झुनझुनवाला सर ने 5,000 रुपए के साथ शेयर मार्केट में एंट्री की थी। बहुत बार ये भी सुना है कि राकेश सर का 5,000 से 45,000 करोड़ तक का सफर। कहते हैं उन्होंने 1985 में केवल 5,000 रुपए के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था। शायद उस टाइम में सेंसेक्स 160 या 170 के अंक के आसपास था। तो उन्होंने एक शेयर टाटा टी का था, जिसके 5,000 शेयर शायद 44 रुपीज़ के अराउंड खरीदे थे, और 3 मंथ के अंदर यह स्टॉक 143 के आसपास तक चला गया था। यह स्टॉक लगभग 3 गुने से अधिक बढ़ गया था, वो भी ओनली 3 मंथ के अंदर। तो राकेश सर ने इस स्टॉक को बेचकर इससे 3 गुना प्रॉफिट जनरेट किया था। उन्होंने 3 से 4 साल के बीच में 25 से 30 लाख रुपए कमाए। फिर उन्होंने सेसा गोवा शेयर खरीदा। उस शेयर को 28 रुपए पर खरीदा, और उन्होंने भी उस शेयर से अच्छा रिटर्न जनरेट किया था, वो भी 2 से 3 महीनों के अंदर ही कमाया था। अब मेन क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जो 5,000 का सफ़र शेयर मार्केट में स्टार्ट किया था, वो कैसे 45,000 करोड़ कमा सकते हैं। जो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो लोगों को उसके बारे में पूछना चाहिए कि कैसे उस टाइम में उन्होंने ऐसे कौन से शेयर में इन्वेस्ट किए थे जो उनको इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया था। तो आप देख सकते हो 1986 से लेकर अभी अगस्त 2023 तक ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिसने 25,000 से लेकर 26,000% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया हो। और वो रिटर्न ऐसे भी नहीं है जो 10 से 15 साल में कमाया हो, वो इतना रिटर्न महज 3 से 4 साल में कमाया था। शौक ना, मैं भी ऐसे शौक हुआ था, कोई भी कैसे इतना पैसा कमा सकता है, वो भी इतने कम टाइम में, कैसे? यह कोई नहीं पूछता है और ना कोई बताता है, और मीडिया भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। वो ओनली पैसे और स्टॉक के बारे में बताती है, वो भी वो नहीं बताती है जो सही है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। राकेश जी को इंडिया में बिग बुल के नाम से जानते हैं। शायद ये भी मानते हैं कि वो जिस शेयर में हाथ रख देते थे वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता था। हाथ रख देने से मतलब है कि वो जिस शेयर में अपनी पोजीशन बना लेते थे वो शेयर बढ़िया परफॉर्म करता था। और राकेश जी किसी भी शेयर को बाय करने से पहले उस शेयर के डीप एनालिसिस करते थे, उस शेयर के बिजनेस को समझते थे, और उसके फंडामेंटल एनालिसिस करते थे, और उस कंपनी के फ्यूचरिस्टिक गोल्स को भी अच्छे से रीड करते रहे होंगे, तब जाकर वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहे होंगे। लेकिन ऐसा मेरा और आपका सोचना है, बट ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके बारे में कि वो बिना किसी रिसर्च एनालिसिस के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहे होंगे। बट आपको बता दूँ कि ये ओनली मेरा ओपिनियन है, शायद ऐसा हो भी सकता है।
मोस्टली लोग तो ये जानते होंगे कि वो किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक में भी इन्वेस्ट किए हुए थे जिनका फंडामेंटल बहुत वीक था। कुछ स्टॉक में तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू चल रहा था। कुछ ऐसे भी स्टॉक थे जिनके प्रमोटर्स अच्छे नहीं थे, या तो करप्ट थे, या फिर उनके साथ कुछ इशू चल रहा था, या फिर प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक को प्लेज कर रखा हो, या किसी भी स्टॉक की क्वालिटी से रिलेटेड इशू हो। वो ऐसे भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए थे। और आपने बहुत बार बड़े बड़े एनालिस्ट को ये कहते हुए सुना है कि अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक में कोई भी इशू चल रहा है तो आपको उस कंपनी के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आपको उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें फ्यूचर अर्निंग हो, या उस कंपनी के वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट तभी वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हुए थे जिनका फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन बहुत वीक था। वो उन स्टॉक में भी इन्वेस्टेड थे, जैसे DHLF में 3% का स्टैक, एपटेक में 5% का स्टैक, और JP एसोसिएट और यस बैंक जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब मेरे मन में सवाल आता है कि इंडिया के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश जी, जो बहुत लोगों के इंस्पिरेशन है, तो क्या हमें भी बैड फंडामेंटल्स एंड बैड परफॉर्मेंस वाले स्टॉक को ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए, या उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? ऐसे सवाल लोगों को पूछना चाहिए, लेकिन लोग राकेश जी से बहुत प्यार करते हैं, जिस कारण से वो ऐसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, जिस कारण से जिनका जवाब लोगों को आज तक नहीं मिल पाया है। आप सभी जानते हैं कि राकेश जी एज अ ट्रेडर स्टार्ट किए थे, ना कि एज अ इन्वेस्टर। उन्होंने शेयर मार्केट की जर्नी एज अ ट्रेडर स्टार्ट किया था, और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक ट्रेडिंग किए थे, क्योंकि वो अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सके, और वेल्थ को क्रिएट करके अपने शेयर मार्केट की जर्नी को मुकाम तक पहुंचा सके। स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास कैपिटल नहीं था। उन्होंने अपने फादर से भी कैपिटल मांगा था, और उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से पैसे लिए थे, वो भी 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया था। आपने सही सुना है, एज अ बिगिनर उन्होंने 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे उधार लिए थे। अब आप सोच के देखिए कि 18% के ब्याज पर पैसा लेना कम नहीं होता है एज अ बिगिनर तो बहुत ज़्यादा होता है। और तो उन्होंने वो सारा पैसा सिसागोवा नाम का शेयर, जो आज वेदांता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उस शेयर में अपनी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। 1986 में सिसागोवा शेयर लगभग 25 से 28 के वेरी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था। उस टाइम में आयरन इंडस्ट्रीज बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था। आयरन इंडस्ट्रीज में मंदी का माहौल था। ऐसे समय में सिसागोवा में उनको हाई अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो अंडर वैल्यू स्टॉक में, उस स्टॉक में उन्होंने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, और वो इन्वेस्टमेंट करोड़ों में थी। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, और वो स्टॉक 3 से 4 महीने में उनके पैसे को डबल कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई बैकअप भी नहीं था। ऐसा भी नहीं है राकेश जी किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, ना ही उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, और ना ही उनके फादर बिजनेसमैन थे, और उनको शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी नहीं था। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, रिस्क भी लिया तो अनलिमिटेड रिस्क लिया। अब मेन क्वेश्चन आता है कि एक अंडर वैल्यू स्टॉक में इतना कॉन्फिडेंस कैसे, जिसमें कोई अपना सारा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया? क्या उनको कहीं से खबर मिली थी? क्या है, कैसे हैं, ये सब इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है, और जिनके जवाब आज तक किसी को भी नहीं पता है। अब इनके बेस्ट स्टॉक जिनमें वो करोड़ों रुपए कमाए हैं, जैसे टाइटन, क्रिसिल, फोरिट्स जैसे शेयर से पैसे कमाए हैं। आप इनकी मोस्टली इन्वेस्टमेंट देखें तो ऐसी है जहां लोगों को दूर दूर तक ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, वो उस स्टॉक में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए। जैसे टाइटन 2003 में 4.6 रुपीज़ के प्राइस में करोड़ों शेयर खरीदे थे, और देखते ही देखते बहुत ही कम टाइम में 3 डिजिट के नंबर तक उसकी प्राइस पहुंच गई थी, लगभग 300 रुपये के पार पहुंच गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे कोई स्मॉल कैप की कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकता है? अब आप बोलेंगे कि उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा था, उन्होंने उस कंपनी के बिजनेस को समझा। ठीक है, आपकी ये बात मान ली, बट टाइटन को उन्होंने 4.6 रुपये में बाई किया था, और कुछ ही टाइम में उस स्टॉक की प्राइस 300 रुपये के पार चली गई थी। बट कुछ ही टाइम में उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस 300 रुपये के पार जाना, ये थोड़ा अजीब था। ऐसे ही आपको एक और स्टॉक के बारे में बताऊं तो उन्होंने क्रिसल को 200 रुपये के प्राइस में बाई किया था, और देखते ही देखते उसकी प्राइस 1600 रुपये तक चली गई थी। मतलब वो जिन भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे, उस कंपनी के शेयर में अचानक तेजी कैसे आ जाती थी, और वो शेयर कुछ ही टाइम में बढ़िया परफॉर्म करने लगते थे। कैसे? जिसका जवाब आज तक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर इन पूरे सिनेरियो को देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ तो ये नॉर्मल नहीं लगता है। जैसे स्मॉल कैप शेयर में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना और कुछ ही महीने या सालों में उस शेयर की प्राइस का बढ़ना, ये सब कहीं से नॉर्मल नहीं लगता है। और ये सब ऐसा भी नहीं हुआ है कि उन्होंने बहुत सालों तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके 20 से 25 साल में इतना पैसा कमाया है। उन्होंने ये सारे काम बिगिनर लेवल से ही करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आपके मन में इससे जुड़े
भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको इन सवालों के जरिए आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, जैसे आप भी थोड़ा इन सवालों का जवाब हल कर सके। और जो आए दिन सोशल मीडिया में चल रहा है कि 50 लाख का प्रॉफिट, 70 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड करके दिखा रहे हैं, वो क्या रियलिटी में इतना बना भी पा रहे हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें सही हैं भी या नहीं, ये सारे सवाल आप खुद से पूछिए और इन सब से दूर रहें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और बिगनर को तो इन सब से दूर ही रहना चाहिए। और अगर आपको इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं जिनको कवर नहीं कर पाया हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।